आज का जो चैप्टर है आप लोग का है क्या, अधिकार। ठीक है, तो अधिकार क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो अधिकार में आप क्या करते हैं, अधिकार अगर आप लोग को मिल गया मान लीजिए, तो आपका कोई कार्य संपन्न होता है, आप उस कार्य को कर पाते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप कोई भी स्वतंत्र कार्य करने के लिए योग्य हैं या फिर स्वतंत्र हैं जैसे। तो अधिकार का तात्पर्य हो जाएगा कि आपको अपने कार्य को पूर्ण करने में कोई बाधा नहीं आएगी, कार्य को पूर्ण करने में बाधा नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, कौन से कार्य, क्या जो मेरे मन में आ गया वो सभी कार्य में कर लूंगा, क्या जो मेरे मन में आ गया वो सभी कार्य में कर लूंगा? तो ऐसा नहीं है, सभी कार्य नहीं। तो अधिकार को ऐसे समझिए कि किसी भी कार्य करने की आजादी, पूर्ण रूप से आजादी। तो क्या सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के कार्य नहीं। तो वही कार्य करने की आजादी है हमें, वही कार्य करने की आजादी है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो। इसका क्या तात्पर्य है भाई, आप सही मार्ग पे चलेंगे, सामाजिक रूप से आपके द्वारा किए गए कार्य से सामाजिक कल्याण होगा, सोशल वेलफेयर होगा, दूसरों का परोपकार करेंगे, दूसरों का परोपकार करेंगे। आप अगर स्वयं में उन्नति को प्राप्त करेंगे तो आपके साथ साथ आपका समाज विकसित होगा। क्या होगा? समाज विकसित होगा। अगर आप पैसा कमाएंगे मान लीजिए अच्छे कार्य करके, तो उससे आप दूसरों को रोजगार देंगे, दूसरों को रोजगार देंगे तो क्या होगा? उसका भी तो भला हो रहा है ना। तो ऐसे कार्य जो सामाजिक कल्याण से निहित हो और समाज द्वारा एक्सेप्टेड हो, स्वीकृत हो। ऐसे नहीं कि अब चलिए हमको क्राइम करना है यार, चलो इसको माने गला रेत देते हैं, है ना, या फिर किसी की मोटरसाइकिल छुड़ा लेते हैं, या फिर कहीं कहीं चोरी कर लिए। ये कार्य क्या है? अनैतिक है। क्या है? और सामाजिक कल्याण के विरुद्ध है। इससे किसका कल्याण हो रहा है? इससे किसका कल्याण हो रहा है? लेकिन इसका अपोजिट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको शिक्षा का अधिकार है, क्या है? तो ये समाज द्वारा स्वीकृत है कि नहीं है? इससे क्या होगा? आपकी उन्नति होगी। क्या होगी? उन्नति होगी, व्यक्तित्व विकास होगा। क्या होगा? व्यक्तित्व विकास होगा। तो अधिकार वो कार्य है, कार्य करने की क्षमता है जिससे आप उन्नति करते हैं। क्या करते हैं? उन्नति करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और इसके तहत फाइनली इसका परिणाम क्या निकलता है? इसके साथ साथ आपका तो विकास होता ही है, समाज का भी विकास होता है, सामाजिक कल्याण होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार है। आपने पढ़ लिख लिया, आपको रोजगार मिल गया। क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। आप पैसे कमा लिए, पैसे कमा के क्या करेंगे? प्लाट खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, कार लेंगे। तीन तो मुख्य काम है। तो जब घर बनवाएंगे तो कम से कम 10, 15, 20 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उससे क्या करेंगे? उससे उनकी भी अर्निंग होगी। अर्निंग होगी नहीं होगी? आय का स्रोत बनेगा। तो कहने का मतलब, अगर समाज में कोई एक व्यक्ति सफल होता है, एक व्यक्ति की कार्य की सिद्धि होती है, अगर वो अपने अधिकार को सही दायरे में रहकर सही तरीके से यूज करता है, तो एक व्यक्ति के सफल होने के कारण बाकी समाज के लोगों की भी उन्नति जुड़ी हुई होती है। समझ में आ गया? तो अधिकार का क्या तात्पर्य है? अधिकार वो चीज है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी है, या फिर वो शब्द है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से करता है। तो इसके साथ साथ और क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ आपके सारे कार्य जो कि न्याय उचित हैं, नैतिक हैं, वो पूर्ण होते हैं। और सामाजिक कल्याण या फिर समाज का भी हित जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? और अधिकार वही अधिकार होते हैं, वही आपकी डिमांड अधिकार में आएंगे जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, जो समाज द्वारा एक्सेप्टेड हो, और जो नैतिकता के दम पर आपके डिमांड हो, या फिर जिनका आधार क्या हो? नैतिक हो। तो क्या कहलाएगा? अधिकार कहलाएगा। ठीक है? तो वही मैंने कहा, नैतिक क्यों? नैतिक मतलब होता है कि क्या वो समाज के लिए सही है या गलत है। अगर कोई चीज अनैतिक है मतलब वो गलत है, उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे किसी लड़की को भगा लेके ले जाना, समाज एक्सेप्ट करेगा क्या? आप कह लीजिए ये हमारा अधिकार है। कहां से अधिकार है? क्या ये समाज द्वारा स्वीकृत है? नहीं है।
तो उसका एक वेल मैनर्ड एक उसका प्रोसेस है कि भाई आप प्यार करते हैं तो शादी करिए, शादी करने के बाद आप सीधे मतलब उनको अपने घर का बहू बना लीजिए या फिर बीवी बना लीजिए। किसी की लड़की को भगा के ले जाना क्या ये अधिकार में आता है? नहीं आता है। ठीक है, अनैतिक है। तो जो चीज समाज द्वारा एक्सेप्टेड है वो नैतिक होता है और जो समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है वो अनैतिक है। तो अधिकार आपके वहीं तक अधिकार है जब उसमें नैतिकता का समावेश है, और अगर नैतिकता का समावेश नहीं है तो वो अधिकार, वो डिमांड आपके अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है अधिकार? तो अधिकार को हम अगर एक दो लाइन में और एक्सप्लेन करें, इसको अगर समराइज करें, तो अधिकार से आपके कार्य की पूर्ति होती है। कौन से कार्य की पूर्ति? ऐसे कार्य की पूर्ति जो आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं, उसमें समाज का हित भी जुड़ा हुआ होता है और सामाजिक कल्याण के काम होते हैं, और उसका आधार क्या होता है? नैतिकता होता है। क्या होता है? नैतिकता होता है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति के पास अधिकार नहीं रहेगा तो इसके अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा, आप अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने अमेरिका की जब आजादी मिली थी 1776 में, तो उन्होंने भी 3 अधिकारों के बारे में बात किया था। कितने अधिकारों के बारे में बात किया था? 3 अधिकारों के बारे में बात किया था कि उन्होंने बोला था कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और ईश्वर ने मनुष्य को कुछ अविच्छेद अधिकार प्रदान किए हैं। अविच्छेद मतलब होता है इनएलिनेबल। इनएलिनेबल मतलब जिनको अलग ना किया जा सके, जिनको अलग ना किया जा सके, ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज विशेष है। जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज विशेष है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन अधिकारों के बारे में बात की गई थी कब? जब अमेरिका आजाद हुआ था। और मनुष्य के इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों की स्थापना की जाती है, और यदि कोई सरकार इन अधिकारों का हनन करती है तो उस सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि अधिकार जो है, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच क्रांति में जब अधिकार की डिमांड की गई थी तो वहां पे भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। किसी बात की गई थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आप लोग फंडामेंटल राइट भी पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार। तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सब वही अधिकार हैं। ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं ये आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं, आपको जीवन को और सार्थक बनाते हैं। ठीक है, तो 2 लाइन इसमें लिख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 14 से 32। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 32 आयरलैंड के संविधान से 36 सिंह चैमन। तो अधिकार का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। ठीक, दूसरा डिफिनेशन लिखिए उसी में नीचे। अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।
अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अब नीचे से लिखिए अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 लिखिए अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। नंबर 2 अधिकार मनुष्य के स्वार्थपूर्ण दावे नहीं है। अधिकार मनुष्य के स्वार्थपूर्ण दावे नहीं है। बल्कि इनसे व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है। बल्कि इनसे व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है। ठीक है। और नंबर 3 लिख लीजिए अधिकार कभी भी निरपेक्ष नहीं होते। निरपेक्ष मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब सिर्फ कोई अगर कहे कि सिर्फ मेरे पास अधिकार है, मेरे पास कर्तव्य कुछ नहीं है, कोई ड्यूटीज नहीं है, तो सिर्फ राइट की बात करें उसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो अधिकार कभी भी निरपेक्ष नहीं होते। प्रत्येक अधिकार के साथ बल्कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है ना। सिर्फ अगर कोई कहे कि सिर्फ मेरे पास अधिकार है, ड्यूटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है। समझ में आ गया? अधिकार को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अधिकार क्या होता है। कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। आप स्वतंत्र है कोई भी कार्य करने के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सामाजिक हित उससे जुड़ा होना चाहिए, सामाजिक कल्याण होना चाहिए। और अधिकार वो जीवन की दशाएं हैं जिससे कोई भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है। अब लिखिए अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांत। बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं अधिकार से रिलेटेड कि भाई ये अधिकार कहां से आया। अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांत। तो सबसे अच्छा अधिकार वही अधिकार माना जाएगा जिसमें अभी ये बोल रहा हूं 5-6 चीजें हों। सबसे अच्छा अधिकार उसी अधिकार को कहेंगे जिसमें ये 5-6 चीजें हों। पहला, उसका सामाजिक स्वरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप मतलब समाज द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। नंबर 2, वो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना चाहिए। नंबर 3, उसको राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? राज्य का संरक्षण। और नंबर 4, उस अधिकार का कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी, माने आपको जो अधिकार प्राप्त है उससे दूसरों का भी कल्याण हो, वही अधिकार बेस्ट है। ठीक। और नंबर 4, लोकहित में प्रयोग होना चाहिए। कैसे प्रयोग होना चाहिए? लोकहित में, लोगों के हित में, परोपकारी होना चाहिए। ये नहीं कि अपना काम बना करके दूसरा काम नसवा दें, ऐसे अधिकार नहीं है। और नंबर 4, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब होता है अधिकार सभी को एक समान, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को, एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, किसी दूसरे को नहीं है, उसको तुरंत मार दो। जीवन छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है, जीवन देने का अधिकार है। ठीक है ना। तो सार्वभौमिकता मतलब सभी नागरिकों को, सभी मनुष्यों को एक समान अधिकार देना। ठीक। और नंबर अगला है जो कि अधिकार को बेस्ट अधिकार बनाता है, सबसे अच्छा बनाता है, अधिकार और कर्तव्यों का घनिष्ठ संबंध। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ये राइट है, मेरे पास जीने का अधिकार है, मेरे को शिक्षा का अधिकार है, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे धार्मिक अधिकार है, तो हर अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। अगर किसी व्यक्ति का उसका स्वयं का अधिकार है तो सामने वाले का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। अगर सामने वाला अपना कर्तव्य नहीं समझेगा कि भाई मेरा ये कर्तव्य है कि सुख शांति से रहे, अगर वो नहीं समझेगा तो आपकी सुख शांति डिस्टर्ब हो जाएगी ना। है मेरा कर्तव्य है कि मुझे पढ़ाना है,
तो मैं अगर मान लीजिए नहीं अपना कर्तव्य नहीं समझूंगा तो कहां से आएगा आपका अधिकार? शिक्षा का अधिकार अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो कहां से आएगा आपका अधिकार? आपको लड़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल में शिकायत करोगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे और दो चार लोग से और से बोलोगे कि यार कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। तो सामने वाला जब तक का अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो सामने वाले की पर्सन की अधिकार की पूर्ति नहीं होगी। तो इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ, उनका एक घनिष्ठ संबंध है। और प्रत्येक व्यक्ति का अगर वो अधिकार की डिमांड करता है तो ऑटोमेटिक उसके पीछे उसकी ड्यूटी लग जाती है कि तुम्हारा अधिकार अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारा समाज के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ कर्तव्य भी है जिसको तुमको निभाना पड़ेगा। अधिकार सिर्फ अधिकार नहीं, वही मैं लिखाया हूं, एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। अधिकार के साथ साथ आपके पास आपके कर्तव्य भी हैं, जो कि देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, समाज के प्रति है, स्वयं के प्रति है और दूसरे व्यक्ति के प्रति भी है। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें जिन अधिकार में रहेगा वो सबसे बेस्ट अधिकार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सबसे बेस्ट। अगर कोई भी अधिकार स्वार्थपूर्ण काम होता है वो अधिकार नहीं है। ठीक है, स्वार्थपूर्ण कहीं कैसे? जैसे मान लीजिए अब घर में काम है, घर में क्या है? काम है, और आप कह दीजिए कि हमको बहुत नींद लगी है, सोएंगे। क्या लगी है? नींद लगी है। या फिर आप कह दीजिए कि हमको घूमने जाना है, हमको घूमने की स्वतंत्रता है। क्या है? घूमने की स्वतंत्रता है या घूमने की अधिकार है, या फिर नींद लेने का अधिकार है। तो ऐसा अधिकार, ऐसी स्वतंत्रता स्वार्थपूर्ण कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों का निहित होना चाहिए उस अधिकार में, तभी वो अधिकार क्या माना जाएगा? बेस्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बेस्ट माना जाएगा। अब अगला हेडिंग आप लोग डालिए। बहुत सारे थ्योरीज हैं, तो लिखिए अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत हैं, ये सभी सिद्धांत ये बताएंगे कि हमारे यहां से अधिकार निकला, हमारे यहां से अधिकार निकला, हमारा अधिकार अच्छा है, हमारा अधिकार अच्छा है। ठीक, 5-6 सिद्धांत हैं। सभी सिद्धांत क्या कहेंगे कि मेरा वाला अधिकार अच्छा है, मैंने अधिकार को जन्म दिया, मैंने इस अधिकार को इतनी मान्यता दी, इसलिए सबसे बेस्ट हमारा अधिकार कौन सा है, ये हम फिर पढ़ने के बाद मूल्यांकन करेंगे। तो पहला आप लोग का सिद्धांत है, क्योंकि अधिकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत लिख लीजिए। पहला, अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल थ्योरी। क्या बोलते हैं? तो ये सिद्धांत क्या कहेगा कि जो अधिकार होते हैं उनका जन्म प्रकृति से हुआ है। कहां से हुआ है? प्रकृति से। कौन से प्रकृति से? मनुष्य होने के नाते, मनुष्य होने के नाते ऑटोमेटिक जन्म से पहले ही, ऑटोमेटिक जन्म से पहले ही या फिर जन्म होते ही, जैसे ही कोई व्यक्ति मानव स्वरूप में जन्म लिया, ऑटोमेटिक उसके प्राकृतिक अधिकार चालू हो गए। ये कोई राज्य या फिर कोई समाज ने स्वीकृत नहीं किया है, ना कोई राज्य बनाया है, ना किसी सरकार ने दिया है, ना किसी संविधान ने दिया है, ना किसी समाज ने दिया है। तो किसने दिया है? तो किसने दिया है? मनुष्य के, व्यक्ति के मनुष्य स्वरूप होने के ऑटोमेटिक कारण से ही उसको ये अधिकार मिल गए हैं। मनुष्य के, व्यक्ति के मनुष्य रूप में जन्म लेने से ही ऑटोमेटिक रूप से ही उसको ये अधिकार मिल गए हैं, जिसमें हमने आपको 3 अधिकार प्रमुख रूप से बताया गया है कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। क्या बोलते हैं? राइट टू लाइफ। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोलते हैं लिबर्टी, आजादी। और संपत्ति का अधिकार, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? आगे समझ में? मनुष्य होने के नाते, व्यक्ति के रूप में जब ने व्यक्ति होने के नाते जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो ऑटोमेटिक जीवन जीने का अधिकार तो सबको है, चाहे कुछ हो जाए। जीवन जीने का अधिकार सबको है। तो चाहे वो थॉमस हॉब्स हो,
थॉमस हॉब्स बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को, किसी भी नागरिक का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी की व्यक्ति की जीवन की अगर छीनने की बारी आती है, हर व्यक्ति को अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में उस सरकार को उखाड़ फेंकने की आजादी है, या फिर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की आजादी है। अगर कोई सरकार आपकी जीवन छीनती है तो ये कौन कहता है? थॉमस हॉब्स। कौन कहता है? ये कहां का विचारक है? इंग्लैंड का। कहां का है? इंग्लैंड का। फिर हमने जॉन लॉक की बात किया था। किसी बात किया था? तो ये जॉन लॉक ही कहता है कि प्राकृतिक रूप से जब मनुष्य पैदा ले लिया तो उसको मेरे पास ऑटोमेटिक 3 प्रकार के अधिकार आ जाते हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये नेचुरल राइट्स हैं, इनको कोई नहीं छीन सकता। और रूसो भी कहता है, रूसो क्या कहता है? हॉब्स, लॉक और रूसो। रूसो क्या कहता है? मैन इज बॉर्न फ्री, बट ही इज एवरीवेयर इन चैन। आप लोग कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने? तो ये भी फ्रीडम की बात करता है। किसकी बात करता है? फ्रीडम की बात करता है कि मैन इज बॉर्न फ्री। बॉर्न मतलब होता है जन्म, और फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से। फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से, मैन मतलब आदमी, व्यक्ति, और बॉर्न मतलब जन्म मिलता है। तो कहता है, अब इसको मैं हिंदी में बोल देता हूं कि मनुष्य तो जन्म स्वतंत्र रूप से लेता है, जन्म तो स्वतंत्र रूप से लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद हर जगह ऑल टाइम जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किससे जकड़ा हुआ है? जंजीरों से। ये जंजीर किस प्रकार के हैं? कोई सामाजिक जंजीर है, समाज नहीं जीने दे रहा है खुल के, कानून नहीं जीने दे रहा है खुल के अपने मन मुताबिक, राज्य नहीं जीने दे रहा है खुल के, हर पग पग पर क्या है? बाधाएं हैं। क्या है? जंजीर हैं, बाधाएं हैं। वही लिखवाया हूं कि मैन इज बॉर्न फ्री। तो ये भी प्राकृतिक सिद्धांत का ही वो है समर्थक कि भाई प्राकृतिक रूप से मनुष्य ने फ्री रूप में जन्म लिया है। कैसे जन्म लिया है? फ्री रूप से जन्म लिया है। बट मतलब होता है लेकिन, ही मतलब हुआ माने व्यक्ति, इज माने है, एवरीवेयर, एवरी मतलब हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह, प्रत्येक जगह, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, और एवरीवेयर मतलब होता है प्लेस, हर प्लेस पर। इन चैन्स, चैन मतलब जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक थे। और इस प्रकार आप लोग प्राकृतिक सिद्धांत जो है अधिकार का, तो ये बोलता है कि अधिकार हमसे जन्म लिया है, ना कोई समाज ने दिया है, ना कोई राज्य ने दिया है, ना कानून ने दिया है। ठीक, अधिकार का जन्म कहां से हुआ है? प्रकृति से हुआ है। कौन से प्रकृति से? जब व्यक्ति मनुष्य रूपी प्रकृति का जन्म लेता है, अपने उस मनुष्य रूप में आता है, तो ऑटोमेटिक उसको अधिकार ये मिल जाता है। ठीक, और यही प्रकृति का आधार बनाते हुए अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी मांगी, ये फिर अपना आजादी छीन लिया। इसी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बताते हुए, इन्हीं आधारों को, है ना? किसकी बात कर रहा हूं? आप लोग भी समझ नहीं रहे हैं। अमेरिका की आजादी 1776 में हुई। कब हुई? जिस प्रकार ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया था, उसी प्रकार ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी कब्जा किया था। कहां किया था? अमेरिका पर भी कब्जा किया था। अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका को आजादी मिली कब? 1776 में। कब? 76 में। तो अमेरिका ने क्या आधार बताए? अमेरिका ने यही आधार बताए कि भाई प्राकृतिक सिद्धांत ही कहता है, अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत ही मनुष्य को यह बल देता है, उसको पास जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्वतंत्रता का होना चाहिए, और तीसरा संपत्ति तो होना चाहिए। तो संपत्ति का कैसे? संपत्ति से क्या होगा? एक होता है यू लिव अ गुड लाइफ, एक होता है कि आप जीवन जी रहे हैं, और एक होता है कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का फायदा तभी है जब आप अपना अच्छा आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अच्छा आर्थिक रूप से, तो आप सुखमय जीवन जी पाएंगे। क्या कर पाएंगे? सुखमय जीवन पर जी पाएंगे। तो अमेरिका ने 3 आधार बताया। पहला राइट टू लाइफ, दूसरा राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता का असल मीनिंग जब है जब हम जीवन जीने के साथ साथ सुख जीवन जिए, सुख के साथ जीवन बिताएं।
तो ये जो विदेशी सरकार है, ब्रिटेन की सरकार है, मनुष्यों की स्वतंत्रता छीन रही है। क्या छीन रही है? स्वतंत्रता छीन रही है, जो कि प्राकृतिक सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के पास स्वतंत्रता होना चाहिए और राइट टू लाइफ तो है, लेकिन सुख तरीके से नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं है, अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। तो चूंकि इन प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ब्रिटेन को, अमेरिका को आजादी दे देना चाहिए। ब्रिटेन को, अमेरिका को क्या कर देना चाहिए? आजादी दे देना चाहिए, फ्रीडम दे देना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार अमेरिका ने इन 3 मूल मंत्रों का ही क्या लिया? सहारा लिया अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। ये बताया था ना, क्या बताया था कि ईश्वर ने मनुष्य को कुछ अविच्छेद अधिकार दिए हैं। अविच्छेद मतलब इनएलिनेबल। इनएलिनेबल मतलब होता है कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको छीना नहीं जा सकता। अधिकार प्रदान किए हैं जिनमें जीवन है, स्वतंत्रता है और सुख की खोज विशेष है। जीवन है, स्वतंत्रता है और सुख की खोज। सुख कहां से आएगा? प्रॉपर्टी से आएगा। कहां से आएगा? प्रॉपर्टी से आएगा। भाई पैसा कमाएंगे तब ना सुख मिलेगा। आप कितना पैसा कमा रहे हैं लेकिन चल पैदल रहे हैं, आपको पैसा कमाने का क्या मतलब है? या फिर आप इतना लिमिटेड पैसा कमा रहे हैं जिससे कि आपका सिर्फ जीवन बसर हो रहा है। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है। तो सुख किसमें है? जब गर्मी आए आप कार से चले, उसमें एसी चालू कर लें। किसमें चालू कर लें? एसी चालू कर लें। और सुख किसमें है? आपको यहां से खाटू श्याम जाना है, जनरल टिकट न लेकर के आप किसमें जाएं? 3rd एसी में जाएं, 2nd एसी में जाएं, 1st एसी में जाएं, बढ़िया सुकून के साथ। 3rd एसी में जाने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलो ना, क्या चाहिए? पैसा। सुकून और सुख कैसा आएगा? पैसे से आएगा। तो पैसे का मतलब समझ में आया? संपत्ति। तो लिबर्टी तो हो गई, जीवन तो मिल गया, लेकिन उसका 3rd स्टेज क्या है? प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, उसी से आप अपना सुखमय जीवन जी पाएंगे। ठीक है, अब लिखिए आप लोग, ये समझ गए सिद्धांत की आलोचना। लिखिए सिद्धांत की आलोचना। अब इसका आलोचना क्या है? क्रिटिसिज्म क्या है? जो दूसरे विचारक हैं, जो दूसरे थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, इसकी किस तरह से आलोचना करते हैं? बोलते नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम्हारा जो सिद्धांत तुम बता रहे हो कि अधिकार यहां से आया है, गलत बोल रहे हो। तो पहले लिखिए, पहला आलोचना क्या है? प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक। प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक, ये कैसे? तो जो आलोचनात्मक विचारक हैं वो कहते हैं कि जो तुम ये प्रकृति प्रकृति चिल्ला रहे हो, इस प्रकृति का कोई स्पष्ट मीनिंग है? इस प्रकृति का कोई स्पष्ट मीनिंग है? प्रकृति मतलब क्या? अभी आप ही लोग से पूछेंगे तो आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर प्रकृति किसको बोलते हैं? नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। नेचर मतलब ये हवा, वायु, गगन, पर्वत, पहाड़, इसी को तो प्रकृति बोलते हैं। तो जो आलोचना करने वाले लोग हैं कि भाई तुम्हारा माने एक तरफ ये है कि प्राकृतिक सिद्धांत बहुत अच्छा है, ये अधिकार देता है। तो जो आलोचना वाले हैं, जो इसको नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का मीनिंग क्या है, पहले ये बताओ। तो जो तुम्हारा प्रकृति का अर्थ है वो क्या है? अस्पष्ट है और भ्रामक है। तो उन्होंने जो आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने प्रकृति का मीनिंग बताया है। प्रकृति मीनिंग पहला बताया कि प्रकृति मतलब सारा संसार। प्रकृति मतलब सारा संसार। दूसरा प्रकृति का मीनिंग बताया कि मनुष्यों के अलावा शेष संसार, मनुष्य को छोड़कर के बाकी जितना भी संसार में सब कुछ दिखता है वो प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। तीसरा उन्होंने बताया कि ये आदर्श रूप है, प्रकृति का मीनिंग। और प्रकृति क्या है? मौलिक है, ओरिजिनल है, लेकिन अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और प्रकृति का फिर अगला मीनिंग, उन्होंने लास्ट मीनिंग बताया है कि ये तो सामान्य है, ये तो फिर औसत है। क्या है? सामान्य है या औसत है। तो कुल मिला के ये है कि इस सिद्धांत के समर्थकों ने प्राकृतिक शब्द को परिभाषित नहीं किया है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि प्राकृतिक अधिकारों के संदर्भ में प्राकृतिक या प्रकृति शब्द का कौन सा अर्थ स्वीकार किया जाए? बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। तो पहला अर्थ है कि सारा संसार। तो सारा संसार को सुख प्राप्त करने के लिए आप सारे राइट्स ले लोगे। वो ये कह रहे हैं अगर प्रकृति का मीनिंग सारा संसार है तो सारे संसार का सुख प्राप्त करने के लिए आप सारे राइट्स ले लोगे, स्वार्थपूर्ण राइट्स, जिससे समाज का कल्याण ना हो, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करो, ऐसा थोड़ी है। इस प्रकार ये आलोचना करते हैं कि जब प्रकृति का मीनिंग ही स्पष्ट नहीं है तो तुम कैसे अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हो? ठीक। दूसरा लिखिए आलोचना। देखिए प्राकृतिक अधिकारों की सूची के बारे में
प्राकृतिक अधिकारों की सूची के बारे में विचारकों में मतभेद। ये हो क्यों नहीं ऐसा वाला? तो हमने क्या पढ़ा, क्या लिखवाया हूं कि प्राकृतिक अधिकारों की सूची के बारे में विचारकों में मतभेद। तो क्या मतभेद है? मतभेद ये है कि सभी जो विचारक हैं, जिस विचारधारा के विचारक हैं, सभी प्राकृतिक अधिकारों को अपने अपने विचारधारा के रूप में अपना प्राकृतिक अधिकार बता देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए जो यूनानी दार्शनिक हैं, कौन से यूनानी विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि जो गुलामी है ये प्राकृतिक है, किसी की गुलामी करना क्या है? प्राकृतिक है। तो दूसरे जो और विचारक हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता ही प्राकृतिक है। क्या है? स्वतंत्रता ही प्राकृतिक है। तो इस प्रकार कुछ विचारक बोलते हैं कि निजी संपत्ति होना प्राकृतिक है, निजी संपत्ति होना प्राकृतिक है। तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि आर्थिक समानता होना जो है तो प्राकृतिक है। समाजवादी लोग क्या कहेंगे? आर्थिक समानता होना चाहिए, यानी निजी संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए, निजी संपत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार जो है तो इसको प्राकृतिक मानते हैं। तो कहने का मतलब सभी जो थिंकर हैं, विचारक हैं, उनके अंदर यही स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता नहीं है। क्या स्पष्टता नहीं है? कि कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार है या नहीं, कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार है या नहीं। समझ में आ गया? कैसे? पूंजीवादी वालों के लिए, जो पूंजीवादी हैं वो बोलते हैं कि निजी संपत्ति होना चाहिए। निजी संपत्ति क्या? निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है। क्या है? समाजवादी क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स लोग, जो गरीब देश के लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई आर्थिक समानता होना चाहिए। आर्थिक समानता मतलब अमीरों से पैसा लेकर के और गरीबों में बांटो, तब ना समानता आएगी, तब ना समानता आएगी। ठीक? ये सब क्या कह रहे हैं? पूंजीवादी बता रहे हैं कि निजी संपत्ति प्राकृतिक है, समाजवादी बता रहे हैं कि आर्थिक समानता प्राकृतिक है। जो यूनानी एक देश है यूरोप में, प्रेजेंट टाइम में उसको क्या बोलते हैं? ग्रीस। क्या बोलते हैं? ग्रीस। क्या बोलते हैं? ग्रीस। यूरोप का एक देश है यूनान। तो जैसे भारतीय विचारकों को बोल देंगे भारतीय दार्शनिक। क्या बोल देंगे? भारतीय दार्शनिक। तो उसी प्रकार यूनान में जब प्लेटो, अरस्तु और सोक्रेटिस का टाइम था, उस टाइम पे प्राचीन काल पर, तो वहां के जो फिलोसफर थे, फिलोसफर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दार्शनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दार्शनिक बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि दासता, किसी की गुलामी करना प्राकृतिक है, किसी की गुलामी करना प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, नेचुरल चीज है गुलामी करना। गुलामी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दास्ता। समझ गए? किसी के नौकर बन करके रहना, किसी का नौकर बन करके रहना। तो हर समय और हर विचारकों के, हर विचारधारा के हिसाब से प्राकृतिक अधिकारों का जो सूची है, जो लिस्ट है, अलग अलग है। आप समझ में आया क्या बोल रहा हूं? आप समझ में आया क्या बोल रहा हूं? प्रत्येक विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की सूची बदल जाती है, अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाजवादी जो गरीब लोग हैं वो आर्थिक समानता को बल देते हैं। किसमें देते हैं? आर्थिक समानता। इससे क्या होगा? आर्थिक समानता, गरीबों का भला होगा। क्या होगा? गरीबों को भला होगा। जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। जो पूंजीवादी, जो यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका वाले देश हैं, वहां बड़े बड़े मिलियनियर, बिलियनियर लोग रहते हैं।
तो उनको ये लगता है कि सरकार हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, टैक्स ना लगाए, जितना पैसा बनाना हो बना ले। तो निजी संपत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। ये क्या है? ये निजी संपत्ति होना क्या है? प्राकृतिक अधिकार। माने प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार जिसको जन्म से मिला है, जन्म से मिला तो सरकार उसको नहीं छीन सकती है। इसलिए सब अपने अपने अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए सब अपने अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बनाने में या फिर बोलने में लगे हुए हैं। प्राकृतिक अधिकार का मतलब यह है कि ये इनएलिएनेबल है, अविच्छेद है, इसको छीना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जन्म होते ही इन अधिकारों को प्राप्त कर लिया, मनुष्य रूप पैदा होने के नाते। इसलिए समझ में आ गया? तो दूसरा आलोचना यह कहा जा रहा है इसके बारे में कि विचारकों में स्पष्टता नहीं है कि कौन सा सूची, कौन सा लिस्ट, कौन सा अधिकार प्राकृतिक है, कौन सा प्राकृतिक नहीं है। जो जिस विचारधारा से बिलोंग करता है, अपने स्वार्थ से रहित, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए उसी अधिकार को प्राकृतिक अधिकार का नाम दे देता है। तो ऐसे तो फिर सगले विचारधारा वाले आएंगे, लोग सगले कहेंगे सब प्राकृतिक अधिकार है, तो क्या सब दे दें? तो क्या सब दे दें? तो फिर पूंजीवादी देशों में इतना क्राइम होता है, कम्युनिस्ट शासन में इतना क्राइम होता है, तो क्राइम को भी अधिकार के रूप में दे दें? नहीं देंगे ना, नहीं देंगे ना। इसलिए यह आलोचना दूसरा नंबर 2 है कि प्राकृतिक अधिकारों की जो सूची है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा नहीं है। क्यों स्पष्टता नहीं है? सारे विचारक, सारे दार्शनिक, सारे फिलोसफर अपने अपने तरीके से सभी राइट्स को क्या बोल दे रहे हैं? प्राकृतिक राइट्स बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? प्राकृतिक, नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स बोलने में क्यों होड़ लगी हुई है? नेचुरल राइट्स बोलने में क्यों होड़ लगी हुई है? क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि इसको कभी छीना नहीं जा सकता। क्यों छीना नहीं जा सकता? क्योंकि ये मनुष्य रूप में पैदा होने मात्र से ही आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक। इसमें ना कोई राज्य की स्वीकृति चाहिए, ना समाज की, ना किसी की, ना किसी की। अगर आपने मनुष्य रूप में जन्म ले लिया तो ऑटोमेटिक ये आपको मिल जाएगा। इसे मिल जाएगा तो उसको राज्य नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता तो सभी कहेंगे ना कि भाई हमारा हमारा है, हमारा है, हमारा भी प्राकृतिक है, इसको भी लो, इसको भी लो, ताकि इसको छीना न जा सके। जब सब प्राकृतिक हो जाएगा, सब व्यक्ति को प्राकृतिक बना दिया जाएगा, सब मिल जाएगा, तो फिर राज्य क्या काम करेगा? राज्य कानून कैसे बनाएगा? ठीक। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों की कोई निर्विवाद सूची उपलब्ध नहीं है। निर्विवाद मतलब जिसमें कोई विवाद ना हो। अभी विवाद है, सब कह रहे हैं कि हमारा है। भाई एक जमीन है, उस जमीन पे सब क्लेम करने लगेंगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। कैसे निराकरण होगा? कैसे स्पष्टता आएगी? समझ में आ गया? भाई आपके पास कोई संपत्ति है, 3 भाई क्लेम कर रहे हैं, आपके पिताजी लोग 3 भाई हैं, एक बिल्डिंग मान लीजिए 3 मंजिला का, तीनों भाई कहेंगे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, तो मतभेद आएगा कि नहीं आएगा? एक ही घर को कितने लोग लोगे? है तो एक ही समान। अब लिख लीजिए अगला, प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास। प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास। देखिए पहला हमने बात किया है, क्या किया है? दिख रहा है वहां से जिस पे टिक लगाया क्या लिखा है? हैं? हाँ तब तो दिख रहा है। ठीक। और ये क्या है? ये क्या है? समानता। क्या है? समानता। तो अभी हमने फ्रेंच क्रांति पढ़ा। क्या पढ़ा? फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति किसकी बात करता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता, समझ गए ना इसको? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो हमने क्या लिखा है? ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, तो प्राकृतिक अधिकार हमने कौन कौन सा पढ़ा? स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, बंधुत्व भी है। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक साथ। क्यों?
क्योंकि अगर आप पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे, लोगों को आप पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे तो समानता नहीं आ पाएगी, समानता नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा बलवान है, ज्यादा विद्वान है, ज्यादा दिमागी है, वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा पैसा कमा लेगा, और जो गरीब है, जो कमजोर है, जिसके पास खाने को नहीं है, तो और गरीब हो जाएगा। तो जो समानता यहां से यहां आना चाहिए, तो वो ये जो बलवान है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो गरीब है और नीचे चला जाएगा। तो कितना गैप हो जाएगा बताइए आप, अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो। अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि भाई लोग आप अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपना बिजनेस व्यापार करो, सरकार ने खुली छोड़ दी, लो कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। तो जो मिलियनर है, बिलियनर है, करोड़पति, अरबपति, वो अंबानी लोग 10 अंबानी हो जाएंगे, और जो गरीब है वो, उनको जो भी सरकार मदद के रूप में देती है, रोटी कपड़ा मकान, शौचालय मकान, गैस सिलेंडर, ये वो भी नहीं मिलेगा। भाई सरकार जब स्वतंत्रता दे देगी, पैसा ही नहीं लगा, टैक्स ही नहीं लगाएगी, कहां से गरीबों की सहायता करेगी? बात समझा क्या? तो पूर्ण स्वतंत्रता देना, समानता क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, बल्कि माइनस में चला जाएगा। तो विरोधाभास है कि नहीं? ये एक तरफ आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हो, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? विरोधाभास है कि अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दोगे तो समानता जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर समानता लाने की प्रयास करोगे तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। क्यों? समानता कैसे लाएगी सरकार? अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों में देगी, गरीबों को सहायता पहुंचाएगी। तो इस प्रकार जब समानता आएगा तो जब अमीरों का जो पैसा है सरकार छीन लेगी। क्या कर लेगी? सरकार छीन लेगी। तो अमीरों की जो स्वतंत्रता है वो गायब हो गई ना। कहां रह गई उनकी स्वतंत्रता? भाई तो सरकार के अंडर में रह गए। सरकार ने निर्देश दिया कि मैं 50% टैक्स लगाऊंगा, तो लगाऊंगा, तो आप गुलाम हो गए ना सरकार के। ठीक? तो इस प्रकार तो दोनों जो प्राकृतिक अधिकार हैं, इन दोनों अधिकारों में क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। दोनों अपोजिट हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला लिखिए नंबर 4, समाज से पृथक अधिकार संभव नहीं। पृथक अधिकार संभव नहीं, ये क्या होता है? जैसे प्राकृतिक अधिकार वाले बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार वाले क्या बोलते हैं कि अधिकारों की समाज की स्वीकृति और राज्य की स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है तो जन्म लेने से ही उसको ऑटोमेटिक अधिकार मिल गए हैं। तो जो चीज समाज को स्वीकृति नहीं है, समाज जिसको स्वीकृत नहीं करेगा, उसको आप अधिकार कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। हाँ, तो वही बोला जा रहा है कि अगर समाज स्वीकृत नहीं करता है तो ऐसे अधिकार का कोई अधिकार मतलब नहीं है। हमने शुरू में ही पढ़ा है, अधिकार वही अधिकार मान्य है जो समाज और राज्य के द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है? तो ये जो प्राकृतिक अधिकार वाले हैं, ये समाज से इतर, समाज को स्वीकृति नहीं दिलवाते हैं। बोलते हैं हमारे लिए समाज वमाज कुछ नहीं है, हम समाज वमाज को नहीं मानते हैं। मनुष्य ने जन्म ले लिया मनुष्य के रूप में, उसको ऑटोमेटिक अधिकार मिल गए, बस बात खत्म। ठीक? अगला लिखिए, समाज और राज्य के बारे में भ्रामक धारणा। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं आप लोग को कि प्राकृतिक सिद्धांत वाले क्या बोलते हैं कि जो अधिकार है वो अधिकार ना समाज से मिला है ना राज्य से मिला है। जो अधिकार है ना समाज से मिला है ना राज्य से मिला, तो कहां से मिला है? मनुष्य रूपी जन्म लेने के स्वतः ही ऑटोमेटिक उसको अधिकार मिल गए हैं। तो इस प्रकार ये राज्य और समाज को स्वीकृति नहीं देता, इनके बारे में गलत धारणा फैला रहा है। क्या कर रहा है? गलत धारणा फैला रहा है। अगला लिखिए, अधिकार पूर्ण निरपेक्ष नहीं। पूर्ण निरपेक्ष नहीं माने इसका क्या मतलब? प्राकृतिक अधिकार ये बोलता है, प्राकृतिक सिद्धांत, कि अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? प्रतिबंध या फिर नियंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर नियंत्रित नहीं करेंगे अधिकारों पर तो फिर अराजकता फैल जाएगा ना। क्या फैल जाएगा? अराजकता फैल जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो इसीलिए बोल रहा है कि पूर्ण निरपेक्ष नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि मैंने आपको एकदम पूरा अधिकार दे दिया गया, जाइए आप जो मन हो वो करिए। उसमें नियंत्रण लगाया जा सकता है, उसमें नियंत्रण लगाया जा सकता है। निरपेक्ष मतलब होता है पूरी तरीके से आपको छूट दे देना। ठीक है? अब अगला सिद्धांत है
अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। अब हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये प्राकृतिक सिद्धांत थे कि हमारा जो अधिकार है प्रकृति से निकल करके आया है। अब हम कल देखेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो कानून से निकल करके आया है। कहां से आया है? वही इफ देर इज लॉ, अगर आप कानून के दायरे में रहते हैं तभी अधिकार मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। एक लाइन बताया था ना कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज प्रेजेंट, वेयर लॉ इज प्रेजेंट, मतलब नो लॉ नो लिबर्टी। पढ़ाया था ना, नो लॉ नो लिबर्टी, मतलब कि कानून के अब्सेंस में, कानून के अनुपस्थित में आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। वही चीज कह रहा है। तो अधिकार का कानूनी सिद्धांत क्या कहेगा कि सारे अधिकार कानून से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कानून से मिलते हैं। जो सरकार कानून बनाती है, जो सरकार कानून बनाती है, कानून के दायरे में रहेंगे तभी आपको अधिकार मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था प्राकृतिक वाले में कि सारे अधिकार प्रकृति से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? प्रकृति से। कौन से प्रकृति? मनुष्य रूपी जन्म लेने से, मनुष्य रूपी जन्म लेने से वहां से हमको अधिकार मिल जाते हैं। तो यही कह रहा हूं, सभी सिद्धांत अपने अपने तरीके से अपने अपने अधिकार की व्याख्या करेंगे और सर्वोपरि बताएंगे कि हमारा जो अधिकार वाला सिद्धांत है ये सबसे बेस्ट है। ये फिर यहां से अधिकार निकल करके आया। जैसे प्रकृति कहेगा कि प्रकृति से निकल करके आया, अब कानून वाला क्या कहेगा कि अधिकार जो है तो कानून से प्राप्त होते हैं। कहां से होते हैं? कानून से। कानून कौन आता है? सरकार। कौन आता है? सरकार। तो सरकार को सर्वोपरि बनाएगा, राज्य को। ठीक है, इतना काफी है, बाकी बातें फिर बाद में। तो कल हम पढ़ेंगे अधिकार का कानूनी सिद्धांत।